आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा। आप ज्ञान दीक्षा यूट्यूब चैनल में हैं और आज आपको हम कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके 2 खंड हैं, दोनों खंडों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। तो समय नष्ट न करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोवियत गुट का विघटन तथा द्रुढ़ता का अंत। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था। इस युद्ध में हारने वाले देश जैसे कि जर्मनी, इटली के साथ साथ जीतने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। यूरोपीय शक्तियों के पराभव के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ तथा शीत युद्ध काल के 2 ध्रुवों का नेतृत्व इन्हीं महाशक्तियों ने किया। इस प्रकार द्रुढ़ता शीत युद्ध की प्रमुख विशेषता थी। आपको पता होना चाहिए कि विश्व शक्ति के 2 केंद्र थे। पहला केंद्र अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी देशों का गुट था तथा दूसरा गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट था। शीत युद्ध काल में दोनों गुटों के मध्य तनाव बना रहा, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके साथ ही साम्यवादी गुट का बिखराव हो गया। इस प्रकार शीत युद्ध व द्रुढ़ता दोनों का अंत सोवियत संघ के विघटन के साथ हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका व उसके गुट एकमात्र वर्चस्व कायम हो गया, यानी इसके गुटों का एकमात्र वर्चस्व कायम हो गया। सोवियत साम्यवादी व्यवस्था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश था। विघटन के बाद इसका उत्तराधिकारी रूस आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किया था। शीत युद्ध के समय विश्व के 14 देशों में साम्यवादी व्यवस्था लागू थी। इनमें से 8 देशों में जो थे पूर्वी यूरोप के थे। ये सभी देश सोवियत गुट के सदस्य थे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा शीत युद्ध का अंत एक आकस्मिक घटना नहीं थी। सोवियत संघ के साम्यवादी गुट अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के विघटन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम सोवियत संघ की पूर्व व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे नियोजित आर्थिक व तकनीकी विकास इसका सोवियत साम्यवादी व्यवस्था का कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था का सूत्रपात लेनिन द्वारा आयोजित किया गया। लेनिन ने 1917 में साम्यवादी क्रांति के दौरान साम्यवादी व्यवस्था का सूत्रपात किया। ये क्रांति कार्ल मार्क्स की समाजवादी जो विचारधारा से प्रभावित थी, जो पश्चिम के पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी थी। राजनीतिक व्यवस्था का गठन साम्यवादी दल के एकाधिकारवाद के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। किसी अन्य दल को गठित करने व कार्य करने की कोई अनुमति नहीं थी। राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताएं साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली से सीमित थीं। आर्थिक दृष्टि से समानता के सिद्धांत को सभी संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण द्वारा लागू किया गया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में संचालित एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। इसमें निजी लाभ की प्रेरणा से काम करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही सोवियत संघ ने आर्थिक व वैज्ञानिक प्रगति अर्जित की। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां परंपरागत यूरोपीय शक्तियों का पतन हो गया था, वहीं सोवियत संघ अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों व नियोजित विकास की रणनीति के चलते तेजी से अपना विकास कर रहा था। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोपीय देशों के उद्योग धंधे आर्थिक ढांचा तबाह हो गया था, वहीं सोवियत संघ इस तबाही से बच रहा था और इसके साथ ही वह सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों विशेषकर तेल व गैस तथा खनिज पदार्थों का विपुल भंडार था। सोवियत संघ में विस्तृत संचार प्रणाली का विकास किया था। उसने यातायात साधनों, मशीनरी और उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योगों का तेजी से विकास किया।
वहाँ छोटे वस्त्र से लेकर बड़ी मशीनों के उत्पादन की क्षमता थी। भले ही उसकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों की तुलना में कम थी, फिर भी सोवियत संघ जो था व्यवस्था में सभी नागरिकों के लिए जीवन के न्यूनतम साधन सुनिश्चित किए थे। सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं राज्य द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई थी। सोवियत राज्य एक कल्याणकारी राज्य था जहां बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी। सभी भूमि व संपत्ति पर राज्य का अधिकार था। धीरे धीरे सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद विश्व की सबसे अधिक विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन गई थी। सोवियत संघ की केंद्रीकृत व अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था। तमाम आर्थिक उपलब्धियों तथा वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था एक अत्यंत केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी पार्टी के अलावा अन्य किसी दल के निर्माण की अनुमति उस समय नहीं थी। उसमें साम्यवादी पार्टी की एक नौकरशाही अत्यधिक अधिनायकवादी हो गई थी, जिसके कारण नागरिकों का जीना दूभर हो गया था। विचार अभिव्यक्ति तथा अन्य स्वतंत्रताओं के अभाव में नागरिकों द्वारा अपने असंतोष की अभिव्यक्ति कार्टूनों के माध्यम से की जाती थी। सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं पर साम्यवादी दल का ही नियंत्रण था, लेकिन साम्यवादी दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। नागरिकों के सांस्कृतिक मामलों पर भी इस दल का प्रभाव था। सोवियत संघ का निर्माण 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था, लेकिन साम्यवादी दल इन गणराज्यों के प्रति कोई उत्तरदायी निर्णायक सिद्ध नहीं होता था। परिणामतः सभी गणराज्य अवहेलना तथा घुटन का अनुभव कर रहे थे। सोवियत गुट का विकास, यानी सोवियत गुट का विकास कैसे हुआ, बताते चलें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने अपने प्रभाव का विस्तार कर अपने नेतृत्व में साम्यवादी गुट का विकास किया, जो शीत युद्ध काल में शक्ति का एक प्रमुख केंद्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के उन देशों पर अपना राजनीतिक प्रभाव व सैनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिन्हें उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी व इटली के फांसीवादी नियंत्रण से मुक्त कराया था। युद्ध समाप्ति के समय सोवियत संघ की सेनाओं ने बर्लिन तक पूर्वी यूरोप में अधिकार कर लिया था। इस क्षेत्र के देशों की जनता भी जर्मनी नियंत्रण से मुक्त कराने के कारण सोवियत संघ के प्रति सहानुभूति रखती थी। सोवियत ऐसा करके पश्चिमी मोर्चे पर अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहता था। इसी क्रम में 1945 में पोलैंड में 5 दलों की मिलीजुली सरकार का गठन किया गया, लेकिन इसके सभी महत्वपूर्ण पदों पर साम्यवादी तत्वों का अधिकार था। 6 मार्च 1945 को रोमानिया में सोवियत समर्थित साम्यवादी सरकार का गठन किया गया। नवंबर 1946 में रोमानिया के चुनाव में वहां के साम्यवादी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। अप्रैल 1948 में रोमानिया का जो नया संविधान बनाया गया, उसमें भी सोवियत मंडल की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। इसी तरह नवंबर 1945 में बुल्गारिया में सीमित चुनाव हुए, जिसमें गैर साम्यवादी दलों की भागीदारी न के बराबर थी। 1946 के चुनाव में बुल्गारिया में साम्यवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही बुल्गारिया में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई थी। इसी दौरान 1 फरवरी 1946 को हंगरी में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई। अगस्त 1947 के चुनाव में साम्यवादी दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर धीरे धीरे हंगरी में भी साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। यद्यपि युगोस्लाविया को मुक्त कराने में सोवियत सेना की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वहां भी पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की भांति मार्शल टीटो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी। बाद में युगोस्लाविया गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया। मई 1946 में चेकोस्लोवाकिया में निर्वाचन हुए
जिसमें साम्यवादी लोगों को बहुमत प्राप्त हुआ। मिलीजुली सरकार का गठन किया गया, लेकिन 1947 में जब अमेरिका ने मार्शल योजना के अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया को आर्थिक सहायता की पेशकश की तो उसने साफ मना कर दिया। इससे स्पष्ट रूप से सोवियत गुट में शामिल होने का संकेत भी दिया। सितंबर 1947 में प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सोवियत साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसी क्रम में जनवरी 1947 में अल्बानिया में जो चुनाव हुए उनमें अल्बानिया लोकतांत्रिक मोर्चा नामक साम्यवादी गठबंधन को विजय प्राप्त हुई। इसी तरह अल्बानिया भी एक साम्यवादी देश बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद पूर्वी क्षेत्रों पर सोवियत संघ का अधिकार था तथा पश्चिमी क्षेत्रों पर अमेरिका तथा पश्चिमी देशों का अधिकार था। 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी में सोवियत मंडल का संविधान लागू किया गया तथा पूर्वी जर्मनी थी वो भी एक साम्यवादी देश बन गया। सोवियत संघ सहित पूर्वी यूरोप के उक्त साम्यवादी देशों को ही द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से यानी द्वितीय विश्व के नाम से जाना जाता है। यानी जो सोवियत संघ सहित पूर्वी यूरोप के जो देश अभी हम जिनके बारे में बताए हैं इन सबको द्वितीय विश्व के नाम से जाना जाता है। यही है द्वितीय विश्व के देश। धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के इन देशों में सोवियत मंडल की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें सोवियत प्रभाव में बनाए रखने के लिए 1955 में वार्सा संधि संगठन की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व सोवियत संघ के हाथ में रहा। अप्रैल 1949 में इन देशों द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए पारंपरिक आर्थिक सहयोग परिषद की स्थापना की गई। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी नीतियों के समायोजन करने तथा सामान्य नीतियों के क्रियान्वयन के लिए द्वितीय विश्व के देश थे देशों द्वारा सितंबर 1947 में कामिनफार्म यानी कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की गई। यानी 1947 में इन द्वितीय विश्व के देशों ने कामिनफार्म यानी कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की गई। सोवियत संघ का साम्यवादी नेतृत्व आपको हम बता रहे हैं। सोवियत संघ का जो साम्यवादी नेतृत्व था किन किन लोगों के हाथों में रहा तो इसको जान लेना आवश्यक है। शीत युद्ध काल में द्वितीय विश्व के अंत से लेकर 1991 में अपने विघटन तक सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व अथवा साम्यवादी गुट का नेतृत्व किया। इसकी बागडोर सोवियत संघ के हाथ में थी। तो इनमें कौन कौन से लोगों के हाथ में इनकी बागडोर रही तो पहला नाम आता है व्लादिमीर लेनिन का। सोवियत संघ के शासक, साम्यवादी दल, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले, 1917 की रूसी क्रांति का सफल नेतृत्व करने वाले, आधुनिक सोवियत संघ के संस्थापक के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा के विश्लेषक तथा उसे व्यवहारिक रूप देने में अग्रणी। लेनिन के नेतृत्व में मार्क्सवादी विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने वाला विश्व में पहला देश बना था। तो लेनिन जो थे ये पहले सोवियत संघ का साम्यवादी नेतृत्व करने वाले शासक थे। दूसरा नाम आता है जोसेफ स्टालिन। लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व सोवियत संघ का आधुनिक राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण करने वाले, तीव्र औद्योगिकरण तथा कृषि का समूहीकरण, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत का नेतृत्व करने वाले जोसेफ स्टालिन। 1930 के दशक में ग्रेट एरर के लिए उत्तरदायी, तानाशाही शासन शैली को बढ़ावा तथा साम्यवादी पार्टी के आंतरिक विरोधियों का सफाया करने वाले के रूप में जोसेफ स्टालिन को जाना जाता है। निकिता ख्रुश्चेव। स्टालिन के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व निकिता ख्रुश्चेव ने किया। स्टालिन की तानाशाही शैली का विरोध किया। 1956 में कतिपय उदारवादी
सुधारों का आंदोलन आरंभ किया। अमेरिका व पश्चिमी पूंजीवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का समर्थन किया। 1956 में हंगरी में लोकतांत्रिक विरोध का दमन तथा क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के साथ समझौतावादी रुख का प्रदर्शन भी निकिता क्रुश्चेव ने किया। इसके साथ साथ लियोनिड ब्रेजनेव जो हैं ये 1964 से लेकर के 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। एशियाई सुरक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया। तनाव शिथिल काल में अमेरिका के साथ कतिपय मामलों में सहयोग किया। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में लोकतांत्रिक विद्रोह का दमन किया और 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप भी लियोनिड ब्रेजनेव ने ही किया था। इसके बाद अगला नाम आता है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये सोवियत संघ के विघटन तक यानी 1931 से सोवियत संघ के विघटन तक ये सिस्टम में रहे। सोवियत संघ के 1985 से 1991 तक अंतिम राष्ट्रपति राजनीतिक व आर्थिक सुधारों की नीतियों और पेरेस्ट्राइका व पुनर्निर्माण तथा गैलेस्नास्ट तथा खुलेपन की नीति को लागू किया था। अमेरिका के साथ परमाणु शस्त्रों के परसीमन पर समझौता तथा 1989 में अफगानिस्तान से तथा यूरोप से सोवियत सेनाओं की वापसी, जर्मनी एकीकरण में सहयोग और शीत युद्ध की समाप्ति में योगदान के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव को जाना जाता है। इसके साथ साथ सोवियत संघ के विघटन के लिए भी इन्हें उत्तरदायी माना जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सोवियत संघ का विघटन, पूरी तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं।